हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। देखिए, हम आरबीएससी की जो बुक्स हैं उसमें सोशल साइंस की बुक्स 6 to 10 कवर कर रहे हैं। मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बुक्स जो है वो पूरी कंप्लीट करवा रही हूँ। हम चैप्टर नंबर 6 क्लास का हम चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को देख लीजिए। और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 मैंने लिया है। मैं इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 11 लिया है, 9th और 10th छोड़ दिए हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो हम केवल वही चैप्टर्स कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड होते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 है ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसके 2 पार्ट तो मैं बना चुकी हूँ। मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। थर्ड पोर्शन और जो भी आगे का प्रोसेस रहेगा वो उतने पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत लंबा नहीं बना सकती, तो इसलिए छोटे वीडियोस में लेने के लिए काफ़ी सारे पार्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये पहला पार्ट है जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे लेख को क्या कहा गया है? देखिए, इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उस पर खुदे हुए लेख को क्या कहा गया है? ए, इलाहाबाद गाथा, क्या उसे इलाहाबाद गाथा क्या कहा गया है? बी, प्रयाग प्रशस्ति। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इलाहाबाद गाथा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसा कोई शब्द हम नहीं पढ़ते हैं जब हम पूरी स्टडी करते हैं बुक्स की। तो ये इसका आंसर नहीं है। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद पर जो अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ लेख है उसको प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो देखिए, ए, श्रीगुप्त के बारे में, बी, विष्णुगुप्त के बारे में, सी, समुद्रगुप्त के बारे में, या डी, रामगुप्त के बारे में। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त के बारे में। जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछ लिया गया है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। आप अच्छे से देख लीजिए। इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, हरिशेन। इसका जो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो थे हरिशेन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरिशेन किसका दरबारी कवि था? ए, समुद्रगुप्त, बी, रामगुप्त, सी, श्रीगुप्त, या डी, हर्षवर्धन। तो देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद प्रशस्ति में हरिशेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है, तो वो उसी का दरबारी कवि था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयाग प्रशस्ति किस रूप में लिखी है? ए, गद्य के रूप में, बी, पद्य या काव्य के रूप में, सी, कहानी के रूप में, या डी, एकांकी के रूप में। तो इसका आंसर है बी, पद्य या काव्य के रूप में। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो पद्य या काव्य के रूप में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है? निंदा करना, जानकारी देना, ए और बी दोनों, या प्रशंसा करना। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो आंसर है डी, प्रशंसा करना। जो प्रशस्ति है उसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतकर्णी किसके पुत्र थे? ए, संघमित्रा के, बी, पार्वती के, सी, जोधाबाई के, या डी, गौतमी के। तो देखिए, जो सतकर्णी थे वो गौतमी पुत्र थे, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, गौतमी के। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त काल में किसका महत्व बढ़ा? ए, प्रशस्ति का, बी, अभिलेख का, सी, स्तंभ लेख का, या डी, कहानी लेखन का। तो देखिए, अभिलेख और स्तंभ लेख तो जो है वो अशोक ने चालू करवाए थे। अशोक ने, प्रथम राजा अशोक ही था जिसने उसके थ्रू लोगों को संदेश दिए थे। तो जो इनका महत्व तो मौर्य काल में बढ़ा था, इसलिए गुप्त काल में जो है वो प्रशस्ति का महत्व बढ़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की किस रूप में प्रशंसा की गई है? ए, विद्वान के रूप में, बी, योद्धा के रूप में, सी, कवि के रूप में, या डी, उपयुक्त सभी के रूप में। तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें समुद्रगुप्त को एक योद्धा भी बताया गया है, एक विद्वान भी बताया गया है और कवि भी बताया गया है। तो इन सभी रूपों में उसकी उसमें प्रशंसा की गई है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को किसके बारे में बताया गया है? किसके बराबर बताया गया है? ए, सम्राट के बराबर, बी, विश्व विजेता के बराबर,
सी महाबली के बराबर, या डी ईश्वर के बराबर। तो देखिए जो इसका आंसर है वो है डी ईश्वर के बराबर। प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त है उसको ईश्वर के बराबर बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रशस्ति में किस तरह के वाक्य हैं? ए छोटे, बी लंबे, सी मिश्रित, या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए जो प्रशस्ति है उसमें लंबे लंबे वाक्यों में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, तो इसका जो आंसर है वो है बी। मैं एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स चैप्टर का नहीं छोड़ती हूँ, मैं हर लाइन से क्वेश्चन आपके लिए बना रही हूँ। आप अगर इन वीडियोस को भी देख करके जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक्स या फिर राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इन्हीं में से कई क्वेश्चन, कई क्या बल्कि मैं कहती हूँ कि 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लंबे वाक्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में कितने प्रकार के राजाओं का वर्णन किया है? ए 2, बी 4, सी 3, या डी 5। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 4 यानी कि बी। तो हरिशेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति में 4 प्रकार के राजाओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्यावर्त में कितने राजा थे? ए 10, बी 9, सी 8, या डी 7। इसका आंसर है बी 9। आर्यावर्त में जो राजा थे उनकी संख्या थी 9। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्यावर्त के लिए समुद्रगुप्त का व्यवहार कैसा रहा? ए बंदी बना लेना, बी बंदी बनाकर छोड़ देना, सी इन्हें हराकर इनके राज्य को अपने में मिला लिया, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आर्यावर्त के लिए जो समुद्रगुप्त का व्यवहार रहा था वो ये रहा था कि इनको इसने हराया था और इनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, इन पर शासन किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इन्हें हराकर इनके राज्य को अपने राज्यों में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी का मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिणापथ में कितने शासक थे? ए 5, बी 10, सी 8, या डी 12। तो देखिए आर्यावर्त में जो राजा थे वो थे 9 और दक्षिणापथ में जो राजा थे वो थे 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 12। हाँ, तो ये जो वीडियो था ये यहीं तक ही था। अब मैं बाकी का इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है इसके पार्ट नंबर 2 में लेकर के आऊँगी और आप इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको आप दबा दीजिए क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैं रीट तक इसका पूरा जो कोर्स है वो कवर करवाऊँगी। रीट के बल्कि हम थोड़ा पहले ही, रीट के 15 से 20 दिन पहले मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका पूरा कोर्स मटेरियल जो है वो इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाल दूँ, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप फटाफट बस वीडियोस को सुनते जाएं और आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम में, आपके प्रिपरेशन के लिए। अपने दोस्तों से भी इस चैनल को आप शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।